का सुपर हिट बुलेटिन में हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। तो आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो आप बने रहिए अगले 1 घंटे तक हमारे साथ, क्योंकि फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हर एक खबर बड़ी से छोटी आप तक पहुँचाने वाले हैं और उसके बाद फ्रेश फास्ट में भी देंगे आपका साथ। और सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, जो कि फिलहाल लंदन के दौरे पर है और लंदन के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स के दौरे पर रवाना होंगे। और जब वो लंदन पहुंचे, भव्य स्वागत उनका वहां पर किया गया और जो तस्वीरें सामने आई वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान का अंतर्राष्ट्रीय कद दिनों दिन कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, लंदन का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर दोनों कंट्रीज के बीच में किए जाएंगे और दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेकर कई और भी वार्तालाप किए जाने, उसके लिहाज से दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी है। कई मुद्दों पर यहाँ समझौता होना है, दस्तखत हस्ताक्षर होने हैं। तो बड़ी खबर इसके अलावा किंग चार्ल्स से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का कार्यक्रम तय है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी में द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए पीएम मोदी ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर है। इस दौरान दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA को औपचारिक रूप दिया जाएगा। FTA को लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से ज्यादा समय तक बातचीत चली, वो अब जाकर पूरी हुई है। लंदन में पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। कई मुद्दों पर बात होगी। किंग चार्ल्स से भी वो मिलेंगे और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो पहुंचे तो कैसे उनका स्वागत किया गया। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के दौरान प्रवासी भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। तो इंडियन डायस्पोरा का उत्साह देखिए और खुशी की लहर देखिए। जब उनका पीएम खुद वहां पर पहुंचे तो कैसे उनका स्वागत किया गया। लोगों में खुशी की लहर थी, मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आए। मैं यहाँ मोदी जी से मिलने आई थी एंड आई एम ग्लैड दैट आई गेट आउट अपॉर्चुनिटी। हमें बहुत प्राउड है जिस तरह से उन्होंने इंडिया के लिए सबका विजन चेंज किया है। मैं उनको और उनकी टीम को बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी फॉर ऑपरेशन सिंदूर एज वेल एंड ऑल अदर थिंग्स व्हाट ही इज डूइंग फॉर इंडिया। मोदी जी से मिलना और ये जो काम के लिए आए हैं, इससे 2 देशों का संबंध इतना सुधरने वाला है और युवा को इससे काफी शक्ति मिलने वाली है। धन्यवाद। हमें मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। He has come here for a very important job and we wish him a good luck. A dream come true था। I never expected that I will get to meet and shake hands with him. हमने कभी अपने इतिहास में बहुत महान पुरुषों को देखा, पर हमने कभी किसी को देख नहीं पाए। आपको गुजरात से बताते हैं, गुजरात ATS ने 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल आप आशंका जताई जा रही है कि क्या ये जो 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं ये पाकिस्तान के साथ में ताल्लुकात रखते हैं और क्या पाकिस्तान एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में बैठा है। और देखिए, जो 2 आतंकी हैं वो गुजरात से, एक दिल्ली से, एक नोएडा से गिरफ्तार किए गए हैं। अब इनसे पूछताछ हो रही है और जो ये आतंकी हैं चारों, उनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। और सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ इन आतंकियों के पीछे बताया जा रहा है। आतंकियों के पास से ऑपरेशन सिंदूर के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। देश में बड़े हमले की तैयारी में ये आतंकवादी थे। चारों आतंकियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच में बताई जा रही। आतंकियों के पास से ऑपरेशन सिंदूर के दस्तावेज भी मिले हैं। तो ये तमाम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं गुजरात ATS के इस एक्शन में, जहां छापा मारते हुए 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। हिंदुस्तान में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। गुजरात ATS ने 4 आतंकियों को दबोचा। देश में आतंकी फिराक में था अल-कायदा। ऑपरेशन सिंदूर के दस्तावेज भी बरामद। गुजरात ATS को बड़ी कामयाबी मिली है। देश में आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए गुजरात ATS ने अल-कायदा के 4 आतंकियों को धर दबोचा है, जिसमें 2 आतंकी गुजरात से जबकि 1 दिल्ली और 1 आतंकी नोएडा से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद कैफ चांदनी चौक दिल्ली से, जिशान अली नोएडा सेक्टर 63 से, सैफुल्ला कुरैशी मोडासा के गुजरात से, मोहम्मद फरदीन गुजरात के अहमदाबाद से।
आतंकियों की साजिश को नाकाम करने में गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात एटीएस ने देश के अलग अलग इलाके से 4 ऐसे अलकायदा मॉडल से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक ये भी जगह जहां मैं मौजूद हूं, चांदनी चौक का इलाका है, कमला बाजार का, और यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा कि यही वो घर है जहां पर फैक नाम का शख्स रहता था, और वो फैक जो शख्स है वो यही रहता था जहां गुजरात एटीएस ने उठाया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि ये जो चारों जो लोग थे ये अलकायदा मॉडल से जुड़े थे। पूछताछ के बाद ये पता चला है कि ये चारों आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर किसी बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे। इन आतंकियों के पास से ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। दिल्ली से पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद कैफ इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान के इंस्टाग्राम के हैंडल के संपर्क में था। मोहम्मद कैफ के घर जब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची तो उसके पिता ने बात करने से मना कर दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। बस एक बात आपको करो भाई साहब, जैसे आपने बातें बताई, अरे एक बात आप बस वही बात अपनी बता दीजिए। अरे भाई साहब वही बात आप अपनी बता दीजिए, यही वाला मकान नंबर। बस एक बात आपको करो भाई साहब, जैसे आपने बातें बताई, अरे एक बात आप बस वही बात अपनी बता दीजिए। अरे भाई साहब वही बात आप अपनी बता दीजिए, यही वाला मकान नंबर। ऐसी जानकारी मिली है कि अलकायदा की आतंकी कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहे थे और इन्हें पाकिस्तान से जल्द ही कोई सिग्नल मिलने वाला था। मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज मानसून सत्र का चौथा दिन होने वाला है और आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा सहमति बना ली गई ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा को लेकर। एसआईआर दरअसल बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। आज सुबह 10:30 बजे से एक बार फिर से विपक्षी सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। मकर द्वार पर पिछले 2 दिनों से लगातार विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ। तो तीनों दिन लगातार हमने देखा कि कैसे हंगामा देखा जा रहा है और आज चौथा दिन, आज भी हंगामे के आसार। 1 घंटे तक भी जो कार्यवाही है सदन की वो प्रोडक्टिवली चलती हुई नहीं नजर आई। मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के आक्रामक तेवर को देखते हुए लग रहा है कि आज भी सदन में जोरदार हंगामा होने वाला है। एसआईआर को लेकर इंडिया अलायंस का हल्ला बोल एक बार फिर से नजर आने वाला है। संसद में कब तक चलेगा सियासी संग्राम? पक्ष विपक्ष में आखिर कब बनेगी बात? सदन में आज चौथे दिन भी महाभारत। संसद की कार्यवाही को शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सदन की कार्यवाही 1 घंटे तक भी लगातार नहीं चल पाई है। विपक्ष के हल्ला बोल की वजह से सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर, हर मुद्दों पर। इंडियन अलायंस ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन यानी एसआईआर और सीज फायर पर ट्रंप के ट्वीट पर चर्चा की मांग कर रहा है, जिसको लेकर सदन में गतिरोध के हालात बने हैं। पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया, 25 बार बोला है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। अच्छा, बिना प्रधान के किसको बयान दें, किसको अपनी बात सुनाएं? अभी तो कोई है ही नहीं, किसको सुनाएं हम अपनी बात। और जहां तक सवाल जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास। तो वहीं विपक्ष के हल्ला बोल पर सत्ता पक्ष के सांसदों का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर हंगामा कर रहा है, वो सदन को नहीं चलने देना चाहती है। नहीं, ये बहुत ही खराब रवैया है विपक्ष का, और मुझे तो समझ में नहीं आता ये जिन लोगों ने इन्हें चुनकर भेजा उनको ये क्या जवाब देंगे।
क्या ये करने के लिए इनकी जनता ने इनको चुनकर यहाँ भेजा है? कितनी शर्म की बात है ये। मतलब उन्होंने अट लगाई है और मुझे लगता है कि भाई ये खाली अपोजिशन के लिए नहीं है, मतलब ये हमारा वोटर उसमें है, तो इसीलिए मतलब इसी तरह रवैया लेना ठीक नहीं है। हाउस का कामकाज बंद करना ठीक नहीं है। पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए और उनका जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस तो करें। हमारी सरकार तो ऑलवेज दे आर रेडी टू डिस्कस। जब सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है, लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। दोनों सदनों में बहस के लिए 16-16 घंटे का समय निर्धारित किया गया। फिर सदन की कार्यवाही को बाधित करना कहां तक उचित है? विपक्ष आज चौथे दिन भी हंगामे की तैयारी में है। ऐसे में देखना है कि सदन की कार्यवाही आज चल पाती है या नहीं। बिहार में भी वोटर वेरिफिकेशन को लेकर बवाल मचा हुआ है। कल विधानसभा के अंदर भी इसको लेकर जबरदस्त नोकझोंक होती हुई नजर आई। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जब इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है सरकार से तो फिर वोटिंग कराने की, चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है? अब तेजस्वी यादव के इस बयान के आने के बाद में बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत बहुत ज्यादा उबाल मारती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद में सरकार जहां इसे विपक्ष का डर बता रही है, वहीं विपक्ष का कहना है, राहुल गांधी का खास करके कहना है कि वोटों के ऊपर डाका है। आपको डिटेल्स दिखाते हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर बढ़ी सियासी रार। तेजस्वी की ललकार तो करेंगे चुनाव बहिष्कार। आरजेडी की धमकी से आ गया सियासी भूचाल। बिहार में एसआईआर को लेकर बवाल मच गया है। विधानसभा से लेकर सड़क पर वोटर वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बिहार विधानसभा में आज चौथे दिन भी एसआईआर पर हंगामे की पूरी उम्मीद है। उससे पहले तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बेईमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कह रहा हूँ। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि विपक्ष हार की खींच अभी से निकाल रहा है। मर्यादा तोड़ रहा है विपक्ष, हार की खींच अभी से निकाल रहा है। आने वाले चुनाव में बुरी तरह से हारने वाला है। महागठबंधन की महाहार होगी, अभी से बहाना ले रहे हैं। बिहार से एसआईआर से निकली आंच से दिल्ली तक की सियासत में उबाल है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि बीजेपी बिहार में वोटों की लूट में जुट गई है। अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। खबर है कि एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया अलायंस बिहार में चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर एक बैठक भी कर सकता है। उस बैठक में बिहार के चुनाव पर चर्चा होगी कि आखिर बिहार में क्या करना है, चुनाव लड़ना है या नहीं। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार भी किया है। और बताया जा रहा है कि ये जो बदमाश है, इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कई मामले दर्ज थे और काफी वक्त से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इसके पास से तमंचा, मोबाइल फोन, कारतूस, मोटरसाइकिल की बरामदगी भी हुई है। बहुत लंबे समय से पुलिस लगातार इस बदमाश को ढूंढने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके बाद में बीती रात मुठभेड़ की जानकारी मिली है। राजधानी लखनऊ से एक खबर, लखनऊ में पुलिस और लुटेरे के बीच में मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी। गिरफ्तार बदमाश का नाम कुलदीप बताया जा रहा है। लगातार हफ्ते में 2 बार 3 बार फर्रुखाबाद से आना, क्राइम करके निकल जाना, नेशनल हाईवे से आकर के भीड़ भरे इलाकों में जाना जहां देखते बाजार लगा है या बस स्टेशन, अड्डे आदि पर वो जाके लगातार ये क्राइम करते रहे, पॉकेट मारी करते रहे, ऐसी उसकी बात है। और अधिक जानकारी किया गया तो इसमें यह भी प्रकाश में आया कि इसके विरुद्ध लगभग कई जिलों में अभियोग पंजीकृत है, ये जेल भी जा चुका है। और आगरा में जिस तरह से हिंदू बेटियों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, वो मामला तूल पकड़ता हुआ जो आ रहा है और इसको लेकर तनाव फैला हुआ है। 2 बेटियों के धर्मांतरण के खुलासे के बाद इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। एक
तरफ छांगुर की जानकारी मिलती है, छांगुर के गिरोह का पर्दाफाश होता है, उसके बाद में जो खबर आगरा से सामने आई वो भी बेहद हैरान कर देने वाली थी। फिलहाल पुलिस के द्वारा 4 और आरोपियों को, जो कि धर्मांतरण का बड़ा गैंग चला रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ज्यादा जानकारी डिटेल्स रिपोर्ट में देखिए। आगरा में धर्मांतरण का धंधा करने वाले अब्दुल रहमान पर तेजी से शिकंजा कसा जा रहा है। योगी की पुलिस ने इस केस में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने अब्दुल रहमान के दोनों बेटों और उसके करीबी जुनैद को भी गिरफ्तार किया है। यानी अब आगरा से जुड़े धर्मांतरण के नेक्सस में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो अब्दुल रहमान ने जो बातें बताई उससे उलट बहुत सारी बातें है, जिसमें किसने बताया कि कलीम के जाने के बाद इस पूरे मिशन को, जो धर्मांतरण का मिशन कलीम का था, तो यही संभाल रहा था। और ऑपरेशन गजवा हिंद चलाने वाली गैंग का सामना अब योगी आदित्यनाथ से हो रहा है। सीएम के आदेश के बाद यूपी की पुलिस धर्मांतरण के हर नेक्सस का खुलासा कर रही है। आगरा के अलावा कुशीनगर से भी 2 दिनों में 6 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो धर्मांतरण में लिप्त पाए गए हैं। कुशीनगर पुलिस ने हिंदू लड़कियों को बहकाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इनका एक संगठित गिरोह है जो कि हिंदू जो नाबालिग लड़कियां इनको टारगेट करता था और इनको बहला फुसला के इनको अन्य शहरों में बुला लेता था, इनका धर्म परिवर्तन कराता था और साथ ही दुष्कर्म भी करता था। बलरामपुर में धर्म परिवर्तन की गैंग चलाने वाले आंगुर के खुलासे के बाद आगरा से अब्दुल रहमान और उसके बाद कुशीनगर लगातार ऐसी धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है। योगी की पुलिस एक विधर्मियों को खोज खोज कर सजा दे रही है। और छांगुर गैंग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, गाजियाबाद कमिश्नरेट के क्राइम ब्रांच के हेड को सस्पेंड किया गया है। अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है और इनके ऊपर छांगुर को मदद करने का आरोप है। और उसके अलावा जो पीड़ित थे उनको धमकाया भी गया था। और ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि पहले भी हम कह रहे थे कि बिना मिलीभगत के ये संभव नहीं था इतने वक्त तक। तो आप सोचिए कि गाजियाबाद के कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच के हेड की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में बताई जा रही है। तुरंत एक्शन लेते हुए सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी के साथ में फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। आगे आपको दिखाएंगे प्रेम की नगरी में कैसे बीच सड़क पर भिड़ गए पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अपने अधिकारियों की फटकार लगाई और जमकर क्लास लगाने का वीडियो सामने आया, आपको भी दिखाते हैं। इतना बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि सब ठीक है। यूपी के बिजली कटौती पर हाहाकार मचा तो ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों की क्लास लगा डाली। सीधे पूछ लिया, आपको गाली क्यों दी जा रही है? आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है, फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस से बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। दरअसल बीते दिनों मंत्री एके शर्मा को कई जगहों से शिकायत मिली थी। लोगों ने 24 घंटे में से 3 घंटे तक बिजली मिलने की शिकायत की थी। मुरादाबाद में तो बिजली मंत्री के कार्यक्रम में ही बत्ती गुल हो गई थी, जिसके बाद मंत्री जी का पारा चढ़ना तय था। फिर क्या, विभाग के तमाम आला अधिकारियों को सामने बैठाकर मंत्री जी ने क्लास लगा डाली। ये हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी, जो कि ग्लैमर की दुनिया को छोड़ के अध्यात्म की राह पर अब निकल चुकी हैं और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वरी बन चुकी हैं, लेकिन कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक व्यक्ति की पूरी तरीके से पिटाई कर दी है। शौचालय शुल्क को लेकर ये पूरी बहस पहले शुरू होती है, जो बढ़ते बढ़ते हिंदी बनाम मराठी में बदल जाती है और उसके बाद वहां पर एक बार फिर से मारधाड़ शुरू हो जाती है। आप भी देखिए रिपोर्ट में पूरी डिटेल। एमएनएस कार्यकर्ताओं से घिरा एक शख्स दनादन थप्पड़ों की बरसात, कोई मराठी बोलने का ज्ञान दे रहा है तो कोई राज ठाकरे से माफी की धौंस दिखा रहा है। विवाद हिंदी मराठी का है। तस्वीरें नांदेड़ के सेंट्रल बस स्टैंड के नजदीक सार्वजनिक शौचालय की है, जहां से ये सारा बवाल शुरू हुआ। आरोप है कि शौचालय का स्टाफ 5 रुपए का शुल्क वसूल रहा था, जबकि ये सुविधा मुफ्त होनी चाहिए थी। इथं नांदेड बस स्थानकला आहे
आणि हे जे इसम आहेत ते लघवीसाठी 5 रुपये मागत आहेत। आता यांची कंप्लेंट करणारच आहे मी। घटना से जुड़ा पहला वीडियो देखिए, जहां सार्वजनिक शौचालय के स्टाफ से बहस हो रही है। कुछ लोगों ने कर्मचारी को एक्शन की चेतावनी दी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। पण तुमचं नाव काय? नाव सांगा। नाम खुद नहीं ना, तुम्हारा कंप्लेंट हो जाएगा, तुम पैसे ले लेना, जाओ ना। और अब ये देखिए घटना का दूसरा वीडियो, जब मौके पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने स्टाफ से सवाल जवाब शुरू किए, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। मराठी नहीं बोलता, जा बोलता क्यों बोला? ये बात कहाँ बोले? मराठी आती नहीं। मेहमान प्यार से अगर बोलते तो छोड़ देते ना। पिटाई के दौरान नॉन मराठी शख्स अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता रहा, लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ता नहीं रुके। बारी बारी से हर कोई हाथ साफ करता नजर आया। मारपीट के बाद इन्होंने नॉन मराठी शख्स से मराठी भाषा में राज ठाकरे से माफी भी मंगवाई। मी मराठी माणसाची माफी मागतो, माणसाची माफी मागतो मी, आदरणीय राज साहेब ठाकरे यांची माफी मागतो। एमएनएस कार्यकर्ताओं का दावा है कि वो सिर्फ नियमों का पालन करवाना चाहते थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंसा इसका जवाब हो सकता है? मर्सिडीज की बोनट पर डांस, यकीनन आपने पहले ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। लेकिन अब हम जो आपको वीडियो दिखाने वाले हैं उसको देखने के बाद में आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मर्सिडीज कार के बोनट के ऊपर डांस करते हुए आप भी देखिए। चाहे जान चली जाए, लेकिन वायरल होना है तो रील बनाना है, ये नशा ही ऐसा ही है। वीडियो नवी मुंबई से आया है, जहां एक लड़की ब्लैक ड्रेस में मर्सिडीज कार की बोनट पर खड़ी होकर डांस कर रही है। कार चल रही है और लड़की उस पर नाच रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसी ये लड़की खतरनाक तरीके से झूम रही है और पोज दे रही है। सड़क के बीचों बीच चलती कार पर डांस करके इस लड़की ने न केवल खुद को जोखिम में डाला है, बल्कि ड्राइवर और आसपास के अनजान यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। आपको मुरादाबाद से बताने वाले हैं, जहां पर हनी ट्रैप का पर्दाफाश हुआ है। ये लड़कियां लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसा ऐंठने का काम करती थी। और पुलिस ने जब गिरफ्तारी किया तो उसमें 2 महिलाओं समेत कुल 4 लोगों को पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस गिरफ्त में खड़ी ये वो महिलाएं हैं जिन पर ऐसा काम करने का आरोप है कि वो अपना मुंह दिखाने के भी लायक नहीं हैं, लिहाजा कपड़े से अपने मुंह को ढकी हुई हैं। वीडियो मुरादाबाद सिविल लाइंस थाने का है, जहां पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है। ये महिलाएं सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जाल में फंसाकर उनसे अवैध रूप से मोटी रकम ऐंठती थीं। दरअसल सिविल लाइंस थाने में एक शख्स ने शिकायत की कि इन दोनों महिलाओं ने उन्हें कॉल करके बुलाया। उसके बाद हनी ट्रैप में फंसाकर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और फिर रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की। डर के चलते उस शख्स ने अपनी कार से 50,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दे दिए। इसके बाद जब हनी ट्रैप में फंसाने वाले आरोपी व्यक्ति को गाड़ी में बैठाकर आगे ले जा रहे थे, तो पुलिस की गाड़ी को देखकर उस शख्स ने शोर मचाया, जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स को रेस्क्यू किया और हनी ट्रैप में फंसाने वाले 2 महिला समेत 2 पुरुष को गिरफ्तार कर लिया। अब हनी ट्रैप के मास्टरमाइंड की पुलिस तलाश कर रही है। आरोपियों के पास से पुलिस ने पीड़ित से वसूले गए 40,000 रुपए और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। कांवड़ मेले का समापन हरिद्वार में हो गया। इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। और इस सबके बीच में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक ड्रोन विजुअल जारी किया गया है, जो कि बेहद खूबसूरत है। आप भी देखिए कि हरिद्वार में कांवड़ के रंग कैसे रहे। धर्मनगरी हरिद्वार में 10 जुलाई से शुरू हुआ कांवड़ मेला संपन्न हो गया है। जिला प्रशासन के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने शिवालयों में अर्पण किए हैं। उत्तराखंड पुलिस ने ड्रोन कैमरे से तस्वीर ली है, जिसमें पूरे हरिद्वार कांवड़ियों के रंग में रंगा है। कांवड़ मेला संपन्न होने पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अब राहत की सांस ली है। डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के मुताबिक कांवड़ मेला 2025 उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बीते सालों के मुकाबले इस बार
डाक कांवड़ियों की संख्या ज्यादा थी। मेला सकुशल संपन्न होने पर सभी अधिकारी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। सावन में आपको पहले गांव जिसे कहा जाता है, भारत के पहले गांव लेकर चलते हैं माणा। और माणा में आपको क्यों लेकर चल रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। ये तस्वीर उत्तराखंड के माणा गांव की है। इसे हिंदुस्तान के पहले गांव का दर्जा प्राप्त है। इसी पहले गांव में मां सरस्वती का एक मंदिर है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि देवी सरस्वती इसी स्थान पर प्रकट हुई थीं। सरस्वती नदी का उद्गम भी यहीं से है और ये आगे अलकनंदा नदी में मिल जाती है। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु माणा गांव में सरस्वती मंदिर के दर्शन भी करते हैं। माणा गांव का संबंध महाभारत काल से है और ऐसा दावा किया जाता है कि पांडवों ने यहीं से स्वर्गारोहण किया था। मान्यता यह भी है कि यहीं बैठकर वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत बोलकर सुनाई थी। इस गांव की ऊंचाई समुद्र तल से 18,000 फुट है। इस मंदिर की एक छोटी सी वीडियो क्लिप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट की है। उन्होंने लिखा है कि अपने चमोली भ्रमण के दौरान इस दिव्य स्थान और मंदिर का दर्शन अवश्य करें। अब खबर राजस्थान के भीलवाड़ा के रायला गांव से, जहां चोरी की वारदात से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इसीलिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। रायला कस्बे में बाजारों को बंद करवा दिया गया, टायर जलाकर सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। आप भी देखिए। लोग टायर जलाकर विरोध कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। बाजार को बंद कर रखा है। वीडियो राजस्थान के भीलवाड़ा का है, जहां चोरी की बढ़ती वारदात से लोग परेशान हैं और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों ग्रामीणों के आस्था का केंद्र चौथ माता मंदिर को भी चोरों ने निशाना बनाया। लिहाजा विरोध के तौर पर बालाजी चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और गांव वालों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए प्रशासन के नुमाइंदे मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सीधे शब्दों में पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि इलाके में चोरी की घटनाओं को रोका जाए, चोरों को पकड़ा जाए, नहीं तो ग्रामीण अनिश्चितकालीन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।